नमस्कार दोस्तों, डर की दस्तक चैनल में आपका स्वागत है। हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी रोमांचक कहानियां जो आपको रोमांच, उत्साह और मनोरंजन से भर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लखनऊ के हजरतगंज पार्क में सूरज की आखिरी किरणें गोमती नदी की सतह पर सुनहरी लहरें बिखेर रही थीं। हवा में जूही की हल्की महक थी और दूर बाजार की रौनक धीरे धीरे मद्धम पड़ रही थी। मैं शैलेंद्र अपनी पत्नी राधिका और बेटी मधुरिमा के साथ एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा था। राधिका का सिर मेरे कंधे पर था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था जो मुझे हमेशा बेचैन करता था। मधुरिमा पास ही घास पर बैठी अपनी किताब में खोई थी। उसके ईयरफोन से हल्की सी धुन की आवाज आ रही थी। शैलेंद्र, क्या सचमुच हमें सिद्धपुर जाना चाहिए? राधिका ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। यह शहर, यह घर, यही सब ठीक है। मधुरिमा की पढ़ाई, कॉलेज, दोस्त। सिद्धपुर तो बस एक सुनसान गांव है। मैंने उसका हाथ थामा। राधिका, मैं थक गया हूं। जापान में सालों तक दुभाषिए की नौकरी, यह शहर की भागदौड़। मैं अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता हूं। सिद्धपुर में हमारी पैतृक हवेली है, थोड़ा जीर्ण शीर्ण है, लेकिन उसे संवार लेंगे। मधुरिमा ने ईयरफोन निकाले और बोली, पापा, लेकिन वहां तो इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता, और वो पुरानी हवेली, दोस्त कहते हैं कि वहां कुछ ठीक नहीं है। बेटा, यह सब गांव वालों की कहानियां हैं। हवेली में एक पुराना कुआं है, उसे बेसमेंट में बदल देंगे। तुम देखना, वहां की शांति तुम्हें पसंद आएगी। राधिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। शैलेंद्र, गांव वालों ने उस कुएं के बारे में कुछ कहा था। कोई तांत्रिक, कोई श्राप। मैंने सुना है वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। अंधविश्वास। 2006 में भी तुम लोग इन बातों पर यकीन करते हो? हम नया घर बनाएंगे, नई शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। पास के पीपल के पेड़ से पत्तियां खड़खड़ा कर गिरीं और दूर कहीं एक कौवा चीखा। मधुरिमा ने किताब बंद की और बोली, पापा, यह जगह अब मुझे डरावनी लग रही है। घर चलें? मैंने हामी भरी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या मैं सचमुच उस हवेली को फिर से जगा रहा था? और वह कुआं, क्या वह सिर्फ एक कुआं था? सिद्धपुर की धूल भरी सड़कें हमें उस पुरानी हवेली तक ले गईं। हवेली गांव के आखिरी छोर पर खड़ी थी, मानो सदियों से सन्नाटे में डूबी हो। सामने तपोवन बाग का घना अंधेरा था, जहां रात को सियारों की आवाजें गूंजती थीं। पीछे एक खाली मैदान, जहां रात को कोहरा ऐसा जमता था कि लगता जैसे कोई छाया वहां नाच रही हो। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें नया रंग रूप दे दिया था। आंगन के बीचों बीच पुराना कुआं अब एक लोहे के दरवाजे वाला बेसमेंट बन चुका था। गृह प्रवेश के दिन पुरोहित ने हवन किया। धुआं हवेली के कोनों में फैल गया, लेकिन मुझे एक सड़ी सी गंध महसूस हुई, जैसे कहीं से गीली मिट्टी और सड़न की बू आ रही हो। राधिका ने मंत्रों के बीच फुसफुसाया,
शैलेंद्र, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, जैसे कोई हमें देख रहा हो। राधिका, यह बस तुम्हारा वहम है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में दृढ़ता कम थी। मधुरिमा अपने कमरे में सामान सजा रही थी। वह चिल्लाई, पापा, यहाँ की खिड़कियाँ इतनी पुरानी हैं कि बंद ही नहीं होती, और ये गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। रात को मैं बरामदे में चाय पी रहा था। अचानक मेरी नजर बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी। वह हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन जैसे ही मैं पास गया, एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई औरत की आवाज टूटी फूटी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। कौन है? मैंने चिल्लाया। जवाब में सन्नाटा, लेकिन हवा में सड़न की गंध और गहरी हो गई। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह जंग खाए ताले से बंद था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने राधिका को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। मैं बार बार बेसमेंट की ओर देखता रहा, और हर बार लगता जैसे कोई छाया वहां खड़ी हो। कुछ हफ्ते बीते। हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नल से कभी कभी गंदा काला पानी बहता, जिसमें मछलियों जैसी बदबू थी। बिजली रात को बिना वजह कट जाती, और हवेली में अंधेरा ऐसा छाता कि लगता जैसे कोई हमें निगल लेगा। मधुरिमा ने शिकायत की कि उसका कमरा रात को ठंडा हो जाता, मानो कोई खिड़की खुली हो। राधिका ने बताया कि उसे नींद में औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई दर्द में चीख रही हो। एक सुबह मैं बेसमेंट की सफाई करने गया। दरवाजा खोलते ही एक नम ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। अंदर गहरा अंधेरा था, और फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। टप टप टप। मैंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर काई जमी थी, और कोने में एक पुराना तांबे का लोटा पड़ा था, जिसके चारों ओर लाल धागा बंधा था। मैंने उसे उठाया तो मेरे हाथ कांपने लगे। लोटे में कुछ भारी था, जैसे कोई हड्डी या पत्थर। अचानक एक ठंडी सांस मेरे गले को छू गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शैलेंद्र, तुम वहां क्या कर रहे हो? राधिका की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वह बेसमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी, उसका चेहरा पीला। कुछ नहीं, बस सफाई। वह पास आई और बोली, यह जगह मुझे डराती है। गांव वालों ने बताया कि इस कुएं में एक यक्षिणी को कैद किया गया था। 100 साल पहले उसने गांव के कई लोगों को मार डाला। तुमने उसे खोल दिया। बकवास मत करो, मैंने गुस्से में कहा, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया। उस रात मैंने सपना देखा। एक औरत, लंबी काली जीभ और जलती लाल आंखों वाली, बेसमेंट में खड़ी थी। उसकी छाया दीवारों पर नाच रही थी, और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। तूने मुझे मुक्त किया, अब मैं तेरी हूं। मैं चीख कर जागा। मेरा शरीर पसीने से तर था। राधिका मेरे पास थी, कांप रही थी। क्या हुआ शैलेंद्र, तुम चीखे क्यों? सपना, मैंने हांफते हुए कहा,
लेकिन मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर तपोवन बाग में एक छाया खड़ी थी। वही औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी जीभ हवा में लहरा रही थी। अगली सुबह मैं गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा से मिलने गया। वह हवेली के पास से गुजरते हुए रुके। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा डर था। चाचा, इस हवेली के कुएं की कोई कहानी है? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए। बेटा, वह कुआं नहीं, श्राप है। 100 साल पहले एक यक्षिणी ने इस गांव को तबाह कर दिया था। वह रात को लोगों के सपनों में आती थी, उनके शरीर में समा जाती थी। एक तांत्रिक ने उसे उस कुएं में कैद किया, लेकिन उसने चेतावनी दी थी, कुआं कभी मत खोलना। चाचा, ये पुरानी कहानियां हैं। तूने कुआं खोला है ना? अब वह छाया तुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी जीभ तुझे लपेट लेगी और उसकी आंखें तुझे जला देंगी। मैं चुप रहा। घर लौटकर मैंने राधिका को बताया। वह गुस्से से चिल्लाई। मैंने मना किया था शैलेंद्र। अब मधुरिमा की जान खतरे में है। हमें यहां से जाना होगा। लेकिन हमारा सब कुछ यहीं है। हम कुछ दिन और देखते हैं। शायद ये सब हमारा वहम है। उस रात मधुरिमा की चीख ने हमें जगा दिया। हम उसके कमरे में दौड़े। वह बिस्तर पर कांप रही थी। उसका चेहरा सफेद। वो मेरे पास थी, लंबी जीभ, काली आंखें। उसने मेरा नाम पुकारा। राधिका ने उसे गले लगाया और मुझ पर चिल्लाई। यह तुम्हारी गलती है। तुमने हमें इस नरक में लाया। मैंने पुरोहित को बुलाने का फैसला किया, लेकिन मेरे मन में रामदीन चाचा की चेतावनी गूंज रही थी। तूने कुआं खोला, अब वह छाया तुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी जीभ तुझे लपेट लेगी और उसकी आंखें तुझे जला देंगी। पुरोहित नारायण जी आए। वह हवेली में घुसे तो उनका चेहरा बदल गया। यहां भारी नकारात्मक शक्ति है। बेसमेंट में कुछ अशुभ है। राधिका ने कांपते हुए पूछा। क्या यह सचमुच कोई आत्मा है? ये यक्षिणी है। उसकी शक्ति इस हवेली में फैल रही है। उन्होंने गृह शांति पूजा शुरू की। 4 कोनों में नींबू और मिर्च की मालाएं टांगी। बेसमेंट में एक तांबे का यंत्र गाड़ा, जिस पर लाल स्याही से मंत्र लिखे थे। लेकिन पूजा के दौरान हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हवन की आग नीली हो गई और एक तीखी चीख हवा में गूंजी। नारायण जी ने मंत्र पढ़ना बंद किया और बोले, वह गुस्से में है। यह पूजा उसे रोक नहीं सकती। तो अब क्या करें? हमारी बेटी, वह सुरक्षित नहीं है। हवेली छोड़ दो, वरना यह यक्षिणी तुम सबको ले लेगी। पूजा के बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन एक रात मूसलाधार बारिश हुई। सुबह मैंने देखा कि बेसमेंट का यंत्र उखड़ गया था। मिट्टी में खून जैसा दाग था और हवा में सड़न की गंध। मैंने नारायण जी को फोन किया। उनकी बेटी ने कांपती आवाज में बताया, पापा को स्ट्रोक हुआ, वह आईसीयू में है। राधिका ने मुझे देखा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। यह संयोग नहीं है शैलेंद्र। वह यक्षिणी हमें सजा दे रही है।
हमने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मधुरिमा को शिमला के स्टडी टूर पर जाना था। हमने उसे स्टेशन छोड़ा। वह अपने दोस्तों के साथ थी, हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। पापा, मैं जल्दी लौटूंगी, उसने कहा। दो दिन बाद प्रोफेसर शर्मा का फोन आया। मधुरिमा शिमला के चाय बागान में बेहोश मिली थी। वह ठीक है, लेकिन उसका व्यवहार बदला हुआ है। मैंने उससे बात की। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। पापा, मुझे घर आना है। उस रात बारिश के बीच डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। मधुरिमा खड़ी थी, लेकिन उसके कपड़े सूखे थे। उसकी मुस्कान ठंडी थी और उसकी आंखें खाली। तू इतनी जल्दी? हाँ पापा। वह बोली और अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वह गुजरी, हवा में सड़न की गंध फैल गई। राधिका ने उसे गले लगाया, लेकिन मैंने देखा कि मधुरिमा का चेहरा बदल रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ रही थी और उसकी आंखें लाल। मधुरिमा, तू ठीक है ना? वह हंसी और उसकी हंसी में कुछ अलौकिक था। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रात को मैं टीवी देख रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक छाया उभरी। एक औरत, लंबी काली जीभ और जलती लाल आंखों वाली, मेरी ओर घूर रही थी। वह मेरे नाम की फुसफुसाहट कर रही थी। शैलेंद्र। मैंने टीवी बंद किया, लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। वह हवेली की दीवारों से आ रही थी, जैसे दीवारें जीवित हों। मधुरिमा मेरे पास आई। पापा, पानी चाहिए। मैं फ्रिज की ओर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, खून की बूंदें टपकीं। अंदर कटे हुए सिर थे। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उनके मुंह से खिखिलाहट निकल रही थी। मैं चीखा और पीछे हटा। मधुरिमा की जगह वह यक्षिणी खड़ी थी। उसकी जीभ फर्श तक लटक रही थी और उसकी छाया दीवारों पर नाच रही थी। तूने मुझे जगाया, अब मैं तेरी हूं। मेरे पास आना, मेरी प्यासी आत्मा को शांति दो। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, राधिका रो रही थी। मधुरिमा गायब है। हमने उसे तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। हवेली में सिर्फ सन्नाटा था और बेसमेंट से टपकने की आवाज टप टप टप। पुलिस को बुलाया गया। 3 दिन बाद बेसमेंट के पानी के टैंक में मधुरिमा की लाश मिली। उसका चेहरा विकृत था, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें लाल चमक थी। पोस्टमार्टम ने बताया कि वह 10 दिन पहले मर चुकी थी, लेकिन वह तो हमारे साथ थी। नारायण जी ने बाद में बताया कि यक्षिणी ने मधुरिमा के शरीर को कब्जा लिया था। वह कुआं उसका जेल था। तुमने उसे मुक्त कर दिया। हमने हवेली छोड़ दी और लखनऊ लौट आए। लेकिन रात को जब मैं सोता हूं, एक छाया मेरे बिस्तर के पास खड़ी होती है। उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजती है। शैलेंद्र, मैं अभी यही हूं। कभी कभी
राधिका रात को चीखती है। वह कहती है कि मधुरिमा की छाया उसे बुलाती है। और हर रात मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, लेकिन वह छाया वह कभी नहीं जाती। अब मैं तेरी हूं, मेरे पास आओ, मेरी प्यासी आत्मा को शांति दो। कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रखें।